हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को मैंने गवर्नमेंट बजट पूरा का पूरा करा दिया। मेरे कहे पे बस आज की वीडियो पूरा एंड तक देखना, और मैं गारंटी से कह सकता हूं क्लास की एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जा सकता, उसका लेवल इससे बाहर जा ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने इसके अंदर क्लास 10-5 क्वेश्चन नहीं रखे हैं, मैंने इसके अंदर रखे हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं होगा, जो भी पूरा का पूरा चैप्टर है उसके कोने कोने से क्वेश्चन उठाया है। जो मैक्सिमम मेरा एक्सपीरियंस है मैंने उसके हिसाब से इसके अंदर क्वेश्चन रख रखे हैं, और जो क्वेश्चन कवर नहीं होंगे वो मैं डिस्कशन से आपको यहां पे समझा दूंगा। तो आज की वीडियो बस एंड तक देख लेना मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि अभी आप लोगों ने बजट खत्म किया है। तो बजट खत्म करने के बाद आपको रिवीजन विजन सब कुछ भूल जाओ, बस ऐसे ही देखना क्लास 20 में से सबके 15 से ऊपर आएंगे। और अच्छा स्कोर अगर आता है, खराब स्कोर आता है, जो भी है, प्लीज कमेंट करके मुझे स्कोर बताना, और बताना कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। आप चाहते हो ऐसे ही हर एक टेस्ट बनाता रहूं चैप्टर के, तो कमेंट करके लाइक करके इस चैनल को सबके साथ शेयर करना, जो भी आपके क्लासमेट हैं। मैं आपके एमसीक्यू की जम के प्रिपरेशन करा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा टर्म 1 के लिए, तो आप रेडी रहो और एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर दो। चलो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। बस अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर लेना, खराब लगे तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी है। खराब लगने नहीं दूंगा, इसका मेरा भरोसा है, ठीक है। मतलब आप गारंटी रख सकते हो इसकी, ठीक है। चलो चेक करते हैं। पहला, Which of the following tax is shiftable in nature? मैं बता दूं क्लास, टैक्स होते हैं दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके ऊपर जिसकी इनकम है सीधे उस पर टैक्स लगाई जा रही है, इसका बोझ ये किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। मेरी कमाई पे मुझे ही टैक्स देना है, और ये प्रोग्रेसिव नेचर है। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा मेरी इनकम, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, इसको शिफ्ट किया जा सकता है। अगर मैं एक दुकानदार हूं और सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया, तो मैं ग्राहक से वो टैक्स का पैसा प्राइस में ऐड करके वसूल लूंगा। तो यहाँ बोला गया है कि कौन सा टैक्स शिफ्टेबल है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी है। कोने कोने से क्वेश्चन उठाया है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैं डेली बना रहा हूं आपके लिए, और चैप्टर्स के भी। बस आप लोग कॉमेंट करके बताओ तो मैं वीडियो पोस्ट करना चालू करूँ, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। प्राइमरी डेफिसिट इज द बोरिंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ फॉर मेकिंग, ठीक है। जो प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है, वो क्या होता है क्लास? इंटरेस्ट पेमेंट, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, अ टाइप ऑफ पेमेंट, सम स्पेसिफिक पेमेंट, ठीक है। फॉर मेकिंग क्लास किसके लिए होता है? अदर देन इंटरेस्ट। देखो मुझे बताओ, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट जो है वो तो बोरोइंग्स होता है, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या? प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लोन फ्रॉम आईएमएफ इज अ रेवेन्यू रिसीट। भैया लोन अगर आप ले रहे हो तो वो रेवेन्यू कैसे हो सकता है? वो तो कैपिटल है ना लोन। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा होगा, बेटा नहीं, ये गलत है। क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो इसका मतलब लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा है, बोरोइंग ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा। और इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट ही बढ़ेगा। लेकिन ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोरोइंग में भी, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही है, बट फिर भी मैं डी पढ़ूंगा। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल। नो, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू शीट। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन में सी है। आप हमेशा क्या करा करो बेटा, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा आप क्या करा करो कि सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया करो। अगर मान लो कभी कभी होता क्या है कि मुझे 4 में से कंफ्यूज हूं मैं, तो एलिमिनेट मेथड का यूज किया करो, एलिमिनेशन मेथड। जो जो गलत है, बिल्कुल प्रॉपर पता है दो गलत हैं, उन दोनों को हटा दो, बाकी दो में से आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? मैंने 50 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसे 60 लाख में बेच दिया, तो ये कैपिटल गेन टैक्स है। मैंने एक्स्ट्रा कमा के, और मतलब मैंने कमा लिया उस सेल से, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, मुझे ही भरना है, किसी और को नहीं भरना। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कौन सा है क्लास? सी, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 50,000 एंड बोरोइंग 75, द फिस्कल डेफिसिट। देखो मैंने तो आपसे कहा था ना कि बोरोइंग्स ही फिस्कल डेफिसिट होता है, तो कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे? ऑप्शन में बी पे। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं बेटा जो आप देखते ही बता दोगे,
देखते ही आप आराम समझ जाओगे, हाँ इसका ये आंसर आप आराम से बता दोगे। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आप सबको पता है कि बजट बनाने के 4 ऑब्जेक्टिव है, और मुझे पता है हर किसी को याद है, आप लोगों ने मुझे सुनाया भी था याद करके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब सरप्लस अगर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है, तो सरकार सरप्लस बजट बनाती है ताकि पब्लिक से ज़्यादा पैसा लिया जा सके। सरकार सोचती है अच्छा तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, तो हम तुमसे ज़्यादा वसूलेंगे ताकि हमारी कमाई ज़्यादा हो, सरप्लस बजट। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में सरकार जो बजट बनाती है उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। तो इन्फ्लेशन में सरप्लस और डिफ्लेशन में डेफिसिट। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इन्फ्लेशन में कौन सा बनेगा, डिफ्लेशन में कौन सा। तो ये ऐसा कहाँ लिखा है क्लास बेटा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहता है कि इन्फ्लेशन में सरप्लस और डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट बनाया जाए। Identify the non-tax revenue from the following statement. It refers to a claim of the government on the property of a person who die without having a legal heir। मतलब किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी डेथ हो गई, उसका वारिस जो है कोई है ही नहीं, उसने कोई वसीयत नहीं बनाई, तो वो सरकार ले लेती है, जो पैसा है ना उसका प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसे स्कीट बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 7th का करेक्ट है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, हार्डली कोई एक गलत चला गया होगा, बट बाकी यहाँ से तो सारे क्वेश्चन सही होंगे। पढ़ो जरा क्वेश्चन, आराम से पढ़ो, टाइम लो और बताओ क्या होगा आंसर इसका। पढ़ के बताओ क्या होगा। कौन सा इनकरेक्ट है, रेवेन्यू रिसीट आर रेगुलर इन नेचर। भैया ठीक है, ये तो सही है, रेवेन्यू रिसीट तो रेगुलर इन नेचर होता है। देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट। भैया रेवेन्यू रिसीट का फ्यूचर में लौटाते नहीं, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रिसीट टैक्स नॉन टैक्स है, हमें कौन सा सरकार को कौन सा फ्यूचर में लौटाना है। कैपिटल रिसीट ईदर क्रिएट एन एसेट, कैपिटल रिसीट से असेट क्रिएट होगा, या कॉज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी। भैया रिसीट से नहीं होता रिडक्शन, लाइबिलिटी पेमेंट से होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कैपिटल रिसीट असेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है और लाइबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है कि असेट को जो है क्रिएट करेगा, लाइबिलिटी जो है वो बढ़ाएगा, ये गलत लिखा है। बोरोइंग आर ट्रेडेड एज कैपिटल रिसीट एज दे लीड्स टू इंक्रीज लाइबिलिटी, बिल्कुल ये तो सही स्टेटमेंट है। तो ए बी और डी सही है, तो ऑप्शन गलत कौन सा, सी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, कई बार बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं और कुछ और टिक कर देते हैं, बट तुक्का मत मारना, अच्छे से पढ़ के समझ के जाना। मेरी वीडियो से कवर करोगे ना, एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी। अभी बहुत कुछ करना है आप लोगों के लिए, अभी मैं कंपार्टमेंट वालों के साथ थोड़ा सा बिजी हूँ, आगे मैं बहुत कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। जैसे ही क्लास 1 सितंबर आएगा, हम लोगों का अलग से ही स्ट्रैटेजी चलना चालू हो जाएगा। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। टर्म 1 में बिल्कुल आग लगा देंगे, 40 में से 40 नंबर लाएंगे। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट, यानी कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये चीज़ करो ताकि हमारे अंदर भी आग लगे कि दिन रात आपके लिए एक कर दें। कर रहे हैं, आगे और अच्छे से करें। ओके, कौन सा कैपिटल रिसीट है बताओ क्लास, कौन सा कैपिटल रिसीट है। लाइसेंस एंड कोर्ट फीस, भैया लाइसेंस कोर्ट फीस ये सब रेवेन्यू रिसीट होता है ना। फाइनेंशियल हेल्प यानी कि क्लास जो डोनेशन, चैरिटी, सब रेवेन्यू है, ठीक है, ये भी रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है। सेल ऑफ 40%, इससे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार अपने शेयर्स को बेच रही है प्राइवेट सेक्टर को, इसको बोलते हैं क्लास डिसइन्वेस्टमेंट। जहाँ सरकार अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो भैया डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल है। प्रॉफिट ऑफ एलआईसी, तो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, जो प्रॉफिट्स है वो किस नेचर का है क्लास, रेवेन्यू नेचर का है। ओके, तो कौन सा कैपिटल है, तो सी ऑप्शन कैपिटल, डिसइन्वेस्टमेंट इज कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। भाई स्कूल बिल्डिंग बना रहे हो तो ये असेट क्रिएट हो गई, तो असेट अगर क्रिएट हो गई तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया इसे रिसीट मत लिख देना बस, है ना, कैपिटल रिसीट मत बोल देना, बिकॉज आपने स्कूल बिल्डिंग बनाया तो ये एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर के साथ साथ आपकी असेट भी क्रिएट हो गई। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, जिससे असेट क्रिएट होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगा। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 11, यूनियन बजट, हर गवर्नमेंट बजट बनाती है, चाहे लोकल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कब अनाउंस होता है क्लास, बताओ कब अनाउंस होता है, 1 फरवरी को हर साल। कौन अनाउंस करता है, देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंटली, निर्मला सीतारमन अनाउंस करी हैं अभी 1 फरवरी को, और अब आगे भी 1 फरवरी को वही अनाउंस करेंगी। और उस बजट का नाम क्या होता है क्लास, यूनियन बजट। क्या होता है क्लास, यूनियन बजट। वो किसका बजट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो 12, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है, मैंने आप पढ़ाया भी है आपको, आज ही इम्प्लीकेशंस बताए, उसके अंदर ये चीज़ कवर है।
द गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डेफिसिट, दिस गेट्स फिनेंस्ड बाय, देखो सुनो, अगर बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है तो सरकार को एक वार्निंग सिग्नल मिलता है कि अपने खर्चे कम करो या रिसीट को बढ़ा लो, पर इंडिया एक गरीब देश है तो अपने खर्चे तो कम कर नहीं सकती और तुम गरीबों से टैक्स भी ज़्यादा वसूल नहीं सकते, तो तुम इस चीज़ से तो कुछ काम नहीं कर सकते। तो तुम्हें इससे उभरने के लिए दो काम करना पड़ेगा, बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग उधार लोगे, लायबिलिटी बनेगी, और डिसइन्वेस्टमेंट से आप अपनी असेट को कम कर देते हो, तो वही पूछा है। तो इसका दोनों आंसर सही है, बोरोइंग डिसइन्वेस्टमेंट, तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ नहीं, ये दोनों तो गलत ही है, तो फर्स्ट सेकंड जहां पे होगा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। 12 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन और बच्चे, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। अपने सारे दोस्तों को बोल देना भाई बजट चैप्टर में सर ने बोल दिया, बात मान लो, इससे बाहर पेपर जाएगा ही नहीं। मेरी बात देखी नहीं, आप स्कूल के टेस्ट में देख लेना अपने, या फिर जो यूट्यूब वगैरह होगा स्कूल में तभी देख लेना आप, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए बट होंगे इसके अंदर से ही जो कवर मैंने करा रखा है, ठीक है। बेटा अनअकैडमी लेके आया है फ्रीडम टू लर्न ऑफर, ये बहुत बढ़िया ऑफर है, इसके बारे में बता रहा हूँ क्लास। तो अगर कोई भी आपका भाई बहन या आप में से क्लास 9th का सब्सक्रिप्शन, अगर कोई भी आपके रिलेटिव हैं, जानकार हैं, वो लेना चाहते हैं, तो 9th क्लास में अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप फ्री आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन एनटीएससी सब्सक्रिप्शन 2 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने क्लास अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया ना अकेडमी का, तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम तक है और फर्स्ट 500 सीबीएसई लर्नर को ही मिलेगा और 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ही वैलिड है। इस ऑफर को वैलिड होने में 7 दिन तक का टाइम भी लग सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्लास जो भी 9th के बच्चे हैं वो 9th 10th की प्रिपरेशन करके आगे के 2 साल की प्रिपरेशन फ्री कर सकते हैं और 40% सब्सक्रिप्शन बिल्कुल माफ हो सकता है। फ्रीडम टू लर्न ऑफर क्लास सिर्फ 9th के लिए नहीं, 10th वालों के लिए भी है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है जिसके साथ आपको 1 ईयर का फ्री क्लास आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी सब्सक्रिप्शन मिलता है। ये टाइम लिमिटेड ऑफर के लिए है क्लास, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 500 बच्चों को मिलेगा और ये भी 11 अगस्त से 31 अगस्त तक की वैलिड है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कोड यूज करना मत भूलना, SPA10, SPA10 मेरा कोड है, उसको यूज करना और फ्री में आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। क्या है? SPA10। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज, डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट है क्यों? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट टैक्स ही क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये डायरेक्टली उसके ऊपर लगाया जाता है जो कौन होता है? प्रोड्यूसर्स, सेलर, बायर इनकम। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास में भी। आपका मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है इनमें से। तो दे आर इनकम अर्नर, यानी जो इनकम अर्न करते हैं सीधे डायरेक्ट टैक्स उनके ऊपर ही लगाया जाता है। 14, प्राइमरी डेफिसिट इज अ गवर्नमेंट बजट इक्वल्स, सुनो, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना? हाँ अच्छा चलो, ये क्वेश्चन नहीं था, ऐसा ही था वो क्वेश्चन भी। तो इंटरेस्ट पेमेंट लेस बोरोइंग्स या बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा? सबको पता है कि फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्राइमरी। तो बोरोइंग्स लेस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आ जाएगा आपका प्राइमरी। 15th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो पढ़ो और मुझे बताओ। एक क्वेश्चन आराम से देखते हैं कितने लोग सही सही बता पाते हैं इसको। बताओ। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। यार नहीं, इसे तो बजटेड डेफिसिट कहा जाता है। प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट, भाई टोटल रिसीट नहीं होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। और आगे अच्छा 3 ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं। फिजिकल डेफिसिट सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बताओ, तो ऑब्वियसली 2 गलत है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? तो सी ऑप्शन ही ट्रू है, हालांकि एक भी और होगा, कोई इसमें एरर है शायद, बट सी ऑप्शन ट्रू है। फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ, मुझे बताओ प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ, इधर भेज दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप इंटरेस्ट को इधर भेज दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, यानी कि 15th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16th क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट मींस, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ फिक्स असेट? नहीं। सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज बाय इट, सेलिंग ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल द अबव। तो बेटा देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज हेल्ड बाय इट, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स सरकार के पास है, सरकारी कंपनी के शेयर्स जो हैं उसे क्लास बेच देना प्राइवेट वालों को, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। 17 क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। 17 क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट
फंड रेज बाय द पब्लिक इशू। देखो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें सरकार ये सर्टिफिकेट देके पब्लिक से पैसा लेती है, तो बेटा ये कैपिटल नेचर का है, बिकॉज सरकार की लायबिलिटी बन जाती है पब्लिक को पैसा लौटाने के लिए। 40% शेयर्स तो अभी बताया था क्लास, शेयर अगर सरकार बेच रही है तो ये भी कैपिटल है। प्रॉफिट ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज, तो ये रेवेन्यू है। तो ये रेवेन्यू रिसीट कौन सा होता है, जो सरकार का जो प्रॉफिट्स है ना वो होता है रेवेन्यू रिसीट्स। और अमाउंट बोरो फ्रॉम जापान, भी जापान से आपने पैसा उधार लिया तो ये तो कैपिटल हो गई ना साफ साफ। तो जो प्रॉफिट्स है, जो इंटरेस्ट है, जो टैक्सेस है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है सरकार का, वो होता है आपका रेवेन्यू। 18 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। मैं इसके पीछे फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ आपको, लास्ट क्लास के अंदर ही फॉर्मूला लिखवाया था। इसमें आई होप आप गलती नहीं करोगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी तुमको बजटरी डेफिसिट दिया गया हो, ठीक है, तो तुम उसमें ऐड कर देना बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, तो तुम्हारे पास आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो इसमें बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि बजटरी डेफिसिट दे रखा है कितना, 25,000, और बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज 7, तो 32,000 सही आंसर है। बट मेजर बच्चे क्या करते हैं, आंसर 7 लिख के आते हैं, तो बड़ा गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी के साथ अगर बजट खाली बोरोइंग दिया होता ठीक है, पर बजटरी डेफिसिट भी साथ में दिया है, तो भैया बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी ऐड करोगे तो क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट। तो ऑप्शन में 18 का ए जो है वो करेक्ट है, क्वेश्चन 18 का ये ऑप्शन करेक्ट है। डैश बजट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर इन्फ्लेशन है तो सरकार कैसा बजट बनाती है, सरप्लस, और डिफ्लेशन में कैसा बजट बनाती है, डेफिसिट बजट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन में सरकार जो बजट बनाती है वो कैसा बजट होता है बेटा, सरप्लस बजट होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन और ख़त्म, और लास्ट में आप मुझे बताने वाले हो अपने स्कोर, जो भी आपने स्कोर किया है। तो दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, ये है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आप फटाफट कमेंट में मुझे जितने भी डायरेक्ट टैक्स के नाम जानते हो लिख के दिखाओ, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स के नाम जानते हो लिख के दिखाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आई होप कि आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। तो आप जल्दी से मुझे स्कोर जरूर कमेंट करो कि आपका टेस्ट में स्कोर कितना आया, ठीक है। हर एक बच्चा टेस्ट का स्कोर मुझे जरूर कमेंट करेगा कि टेस्ट में आपका स्कोर कितना आया, टेस्ट कैसा लगा मुझे बताओ, और सारे क्वेश्चंस कवर हैं कि नहीं ये भी बताओ। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट आगे के टेस्ट के लिए भी। तो आगे मैं फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसको भी खत्म करके उसका भी टेस्ट लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।